प्यारे बच्चों, मैं नागेश्वर दुबे सुभाग्य देवी माध्यमिक विद्यालय इंटर कॉलेज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री का ये पार्ट 3 का वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बना के अपलोड कर दिया आप लोगों के लिए। अब इस पार्ट 3 के वीडियो में मैं आप लोगों को सॉलिड स्टेट जो है पहला चैप्टर है उसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बार रिवॉल्व करा दूं कि आपने अब तक क्या क्या पढ़ा था, फिर आगे की चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसे सॉलिड स्टेट में जो चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था, इसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन बताया था कि ठोस होता क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि पदार्थ की जनरल मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रावस्थाएं मतलब कोई भी पदार्थ है जो हम आसपास में देखते हैं, कोई भी चीज है, उसकी जनरल रूप में लगभग 3 अवस्थाएं होती हैं। तो उस 3 अवस्था में एक है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। तो ठोस, द्रव और गैस को अब तक छोटी कक्षाओं में 10 तक या 11 तक हमने 10 तक बेसिकली एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करते आए कि आकार है निश्चित है, आयतन निश्चित है, द्रव्यमान निश्चित है, आयतन नहीं निश्चित है, अलग अलग कैटेगरी में। अब यहाँ पे हायर क्लासेस में मैंने यही बताया था आप लोगों को कि ठोस के लिए कि ठोस होता क्या है कि पदार्थ की वह प्रावस्था है जिसमें उसके अवयवी कण अत्यंत समीप अंतराणविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं। तो जनरली मैंने आप लोगों को ये एक बनाया था पिक्चर रिप्रेजेंट करने के लिए। मैंने ये बताया था कि जनरली आप ये समझिए कि ठोस, द्रव, गैस को अगर हम छोटे स्तर पे ले रहे हैं, जैसे छोटे स्तर कहने का मतलब है कि अगर हम ये मानते हैं कि अणुओं से ही ठोस, द्रव सभी कोई भी पदार्थ है एक परमाणु या अणु से मिलकर बना हुआ है, तो अगर छोटा अगर सबसे बेसिक लेना जैसे ठोस है तो हम क्या करेंगे, ये जो इसके अणु है एक दूसरे के अत्यंत समीप हैं, वेरी क्लोज है, और जो इनके बीच अंतराणविक बल है वो बहुत मजबूत है। पास पास होने के कारण इनके जो इंटरेक्शन फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहिए, अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा है अपेक्षा किसके, कंपेयर करेंगे लिक्विड एंड गैस के। अब द्रव में क्या है, इसके बहुत ज्यादा क्लोज टाइप नहीं है, समीप नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, द्रव है, ये ठोस है ये। और नेक्स्ट है हमारा गैस, इसके अणु बहुत ही दूर है, ठीक, अणु हो या परमाणु, अगर सेम कोई भी मैटर है तो परमाणु ले लेंगे, या अगर यौगिक है तो उसके अणु ले लेंगे। तो उस हिसाब से अब ये ठोस में हमें क्या मिला, इसका आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। इसका आकार निश्चित नहीं है, आयतन निश्चित है, और इसका न तो आकार निश्चित हो पा रहा है ना आयतन ही निश्चित हो पा रहा है। तो हमारे इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली रूप से सॉलिड ठोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। गैसेस के लिए, गैसेस स्टेट के लिए आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा जाएगा, और लिक्विड के लिए फिजिक्स में पढ़ा दिया जाएगा। ठोस यहाँ पे मैं चर्चा कर रहा हूँ उसके बारे में, ये सिलेबस में आपको पढ़ाया गया है। तो आइए हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे। ठोस के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि जो ठोस है वो क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वेरी क्लोज होते हैं, वेरी पैक होते हैं एक दूसरे से क्लोज होने, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका बहुत ही ज्यादा होता है अपेक्षा सॉलिड एंड मतलब लिक्विड एंड गैस में। तो ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो अगर हमें डिफिनेशन लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ठोस पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसके अवयवी कण एक दूसरे के अत्यंत समीप होते हैं और प्रबल अंतराणविक बलों के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने बताई थी आपके पिछले वीडियो में। फिर मैंने आपसे एक्सप्लेन कराया था कि ये ठोस जो होते हैं, अब अगर हमें बताना हो तो इनका क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे सिर्फ ठोस का जो फिगर है वही यहाँ पे रखूंगा, बार बार एग्जाम्पल समझाने के लिए आप लोगों को, कि अगर ये मॉलिक्यूल है सपोज करिए सॉलिड, तो इस कंडीशन में हम ठोस का डिफिनेशन तो हमने कर दिया। आप ठोस को अगर हमें और क्लियरली करना हो तो अब देखिए इसके मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास में है, तो अगर एक दूसरे से मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो बहुत ही ज्यादा है, प्रबल अंतराणविक बल का जो है आकर्षण बल है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हमेशा ज्यादा होगा,
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण जनरली ठोस को अब हम क्या करेंगे, कैटेगराइज जब करेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो हमने ये बताया था कि ठोस को हमने दो भागों में बांट दिया था। दो भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हमने वहां पे ये बताया कि जो इनका रीअरेंजमेंट है, मतलब कि ये जो इनका व्यवस्था है, अणुओं की व्यवस्था है, इनको यहाँ पे रखने का या अपने आप में व्यवस्थित होने का जो तरीका है ये डिपेंड करता है कि कैसे यहाँ पे है। इसके आधार पे हमने इसको दो भागों में बांट दिया था। तो सबसे पहला आपने डाला था क्रिस्टलीन ठोस, और दूसरा बताया था कि अक्रिस्टलीन ठोस। अक्रिस्टलीन, एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है अमारफस। अब देखिए क्रिस्टलीन और अक्रिस्टलीन में हम अंतर भी स्पष्ट करेंगे, टेबल के द्वारा मैं बना रहा हूं अभी, तो आप इस चीज को और क्लियर समझ पाएंगे। तो जनरली ये चीजें मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन रिकॉल करा दे रहा हूं कि आपको कोई डाउट ना हो। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप हमसे या तो चैटिंग के माध्यम से या फोन कॉल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई, कृपया मुझे बताएं या एक्सप्लेन करें। अब अगर हम यहाँ पे लिख दें क्रिस्टलीन ठोस और यहां पे अगर लिखते हैं अक्रिस्टलीन ठोस, अब हम क्या लिखेंगे? एक मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को कि जनरली एक फिगर बना दे रहा हूं कि ये जो हमारा क्रिस्टलीन ठोस है, अगर हम इसको एक पैटर्न बना लेते हैं, एक दूसरे के नीचे फिक्स है, और एक अक्रिस्टलीन में हमने यहां ऐसे बनाया बीच में छोड़ के, ये हो गया। तो क्रिस्टलीन ठोस में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे हम लोग कि इनके अवयवी कणों के व्यवस्था जो होती है वो नियमित होती है, वेल ऑर्डर्ड होता है। अवयवी कणों की व्यवस्था नियमित होती है, ठीक है। अब यहां अक्रिस्टलीन ठोस में हम पहला क्या लिख देंगे कि इनके अवयवी कण जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, उनकी जो व्यवस्था होती है, रीअरेंजमेंट होता है, वो वेल मैनर्ड नहीं होता है। कणों की व्यवस्था अनियमित होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, आपके किताब में एक शब्द दिया होगा लघु परासारी व्यवस्था, दीर्घ परासारी व्यवस्था, ठीक है। तो उस शब्द को समझिएगा कि क्या होता है दीर्घ परासारी। आपने दिया होगा कि जो क्रिस्टलीन ठोस होते हैं उनकी व्यवस्था दीर्घ परासारी होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होती है, और ये जो है लघु परासारी व्यवस्था होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो क्या होता है लघु परासारी या दीर्घ परासारी, हम इसको समझेंगे। अब जैसे अरेंजमेंट में समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को मैं बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूल्स बन गया। मैं यहां पे भी बना रहा हूं ठोस के लिए, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब कि लघु परासारी और दीर्घ परासारी। तो जो क्रिस्टलीन ठोस होते हैं वो दीर्घ परासारी होते हैं, मतलब कि जो इनके मॉलिक्यूल की जो
जो व्यवस्था है वो लंबे रेंज तक होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ दो चार मॉलिक्यूल एक पास में है, नियमित रूप से है, फिर बीच में गैपिंग हुआ, अनियमितता बनी, फिर नियमित हुए, फिर अनियमित हुए, इस तरह से ऐसा नहीं होता इसमें। क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, एक जो नियम है उनके रहने का या उनके व्यवस्थित होने का, वो पूरे ठोस के अंतर्गत मिलेगा आपको। और अक्रिस्टलीय ठोस में ये क्या होगा, चूंकि ठोस है तो कुछ कहीं तो नियमितता तो रहेगी थोड़ी बहुत, लेकिन वो नगण्य के बराबर रहेगी, लगभग ना के बराबर। तो जो थोड़ी बहुत नियमितता है उसके बाद फिर वो क्या हो जाएंगे, अनियमित हो जाएंगे, फिर कहीं नियमित मिलेंगे, फिर अनियमित हो जाएंगे उनकी व्यवस्था। तो इसलिए उनको क्या कहा है, उनकी जो नियमित होने की व्यवस्था है वो बहुत छोटी लघु रूप में पाई जाती है, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, लघु परासारी व्यवस्था। और इसमें क्या है, दीर्घ परासारी व्यवस्था। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लिखेंगे दूसरे के लिए कि क्रिस्टलीय ठोस में जो व्यवस्था होती है इनकी क्या होती है, दीर्घ परासारी होती है। और यहां पे क्या होती है, लघु परासारी। नेक्स्ट आपको तीसरा एक शब्द मिला होगा, विषमदैशिक और समदैशिक, एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। तो मिला होगा कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, एनिसोट्रॉपिक। और ये होता है कि आइसोट्रॉपिक होता है कौन, अक्रिस्टलीय ठोस। अब मैं इसको समझाऊंगा कि एक्चुअली में होता क्या है, आइसोट्रॉपिक या आइसोट्रॉपिक। अगर परिभाषित रूप में दें तो ये एक गुण होता है आइसोट्रॉपिक या एनाइसोट्रॉपिक। क्या होता है कि जो किसी भी पदार्थ की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि भौतिक गुण जो होते हैं कि सभी दशाओं में अगर एक प्रदर्शित करते हैं, मतलब एक समान है, तो वो क्या कहा जाएगा, आइसोट्रॉपिक होगा। और अगर फिजिकल प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट एंगल से, मतलब डिफरेंट तरीकों से अगर हम देखते हैं तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट मिले हमें, तो वो क्या हो जाएगा, विषमदैशिक एंड आइसोट्रॉपिक। क्लियर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अगर सपोज करिए मैं यहाँ पे एक बड़ा गोला बनाता हूँ लाल रंग का, सपोज करिए यहाँ पे चूंकि मेरे पास कलर नहीं है तो मैं एक बड़े गोले और छोटे गोले के द्वारा डिफरेंट कर रहा हूँ कलर। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिएगा। ये बड़ा हो गया, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, ठीक है। फिर मैं यहां पे एक बड़ा लेता हूं, एक छोटा, बड़ा, ठीक है। अब ये चूंकि शॉर्ट रेंज का है तो अब इसका एग्जांपल जैसे मैं बता रहा हूं आपको। अब देखिए इसमें होगा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी है जनरली, जैसे क्या होगा कि ये मैंने कहा कि एन आइसोट्रॉपिक मतलब कि विषमदैशिक है। विषमदैशिक होने का मतलब कि अगर हम इस एंगल से इसको देखेंगे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे क्या है, पहले मान लीजिए बड़ा है, फिर छोटा, बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। लेकिन अगर इसी को हम दूसरे एंगल से देख लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, एक बड़ा, फिर छोटा, ठीक है। तो इस कंडीशन में होगा क्या कि इसकी प्रॉपर्टी जो होगी वो डिफरेंट आ जाएगी। अलग अलग एंगल से देखने में इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी। और इसके लिए अक्रिस्टलीय ठोस के लिए क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड के लिए डिफरेंट एंगल से भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो हमेशा क्या होगी, एक जैसी ही मिलेगी। तो ये क्या, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आइसोट्रॉपिक होगा, समदैशिक होगा और ये विषमदैशिक होगा। क्लियर है। अब इस विषमदैशिक और समदैशिक के लिए हम एक जैसे समझ लेते हैं कि जो शीशा होता है, कांच होती है, वो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में आता है। तो अक्रिस्टलीय ठोस में शीशे का जो अपवर्तनांक है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो अपवर्तनांक जो है वो हमेशा क्या होगा, शीशे का एक बराबर रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ अब यहाँ पे जो मिलेंगे, जैसे जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या होंगे, ये जो भी आपको मिलते हैं सॉलिड है, अगर NaCl है तो NaCl का भी रिफ्रैक्टिव या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपको
डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आइसोट्रोपिक होगा और ये आइसोट्रोपिक होगा, मतलब कि ये विषमदैशिक होगा और ये समदैशिक होगा। मैंने एग्जांपल बताया कि कांच है, उसका अपवर्तनांक कहीं भी किसी भी एंगल से आप लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, अपवर्तनांक एक बराबर रहेगा। लेकिन अब इसमें अन्य सीरियल में अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी आप मेजर करना चाह रहे हैं तो वो आपको क्या होगा, हमेशा डिफरेंट डिफरेंट एंगल से डिफरेंट मिलेगा। इसलिए इसको हम क्या लिखते हैं, ये विषमदैशिक होता है और ये क्या होता है, समदैशिक होता है। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी और क्लियर कर दे रहा हूं। अब देखिए आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4। आई होप कि आप लोग ये चीजें समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ में आई होगी तो हमें कमेंट के माध्यम से या पर्सनल नंबर से या व्हाट्सएप में हमें कमेंट कर सकता है कि सर ये चीज मुझे नहीं समझ में आई है, दोबारा एक्सप्लेन करा दीजिए। अब चौथा पॉइंट, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जब सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन है, मतलब कि क्रिस्टल ठोस है, तो उसके जो अणु हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब कि जो आपस में अंतर आणविक बल जो है उसके द्वारा बंधे हुए क्लोज पैक है। ठीक, ये तो क्लियर है सॉलिड के लिए। लेकिन जब बात अरेंजमेंट की आएगी तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या वेल मैनर्ड है और यहाँ पे वेल मैनर्ड नहीं है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। एक निश्चित तापमान पे ये टोटल मेल्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट के लिए गलनांक लिखेंगे कि गलनांक जो है निश्चित होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो फिक्स्ड है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो फिक्स होगा। क्लियर है। अब आएंगे अक्रिस्टलीय ठोस में। अब अक्रिस्टलीय ठोस में होता क्या है कि कहीं पे जो लग चुकी इनकी जो रिअरेंजमेंट ऑर्डर जो होता है अरेंजमेंट होने का, ये ऑर्डर जो है शॉर्ट रेंज का होता है। तो कुछ दूर पे मान लीजिए अगर ये नियमित हुए, रेगुलर मिले, तो वहां पे इनकी मेल्टिंग पॉइंट रेगुलर मिलेगी। ठीक है, कुछ स्थानों पे ये क्या हुआ, इनकी इरेगुलरिटी आ गई, तो वहां पे हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट इनकी घट जाए, क्योंकि वहां पे अणुओं की संख्या घट जा रही है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वहां पे घट जाएगा। कभी उस वहां पे उनके बीच का जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम हो गया। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो पावर कम हो जाएगा तो उन्हें मेल्ट कराने के लिए, जैसे सपोज करिए कि अगर हम लोग आपस में एक दूसरे से हाथ बांध के खड़े हैं और काफी क्लोज हैं और मजबूती से अगर पकड़े हैं, तो हमें एक दूसरे से हटाने के लिए ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। अगर कोई हमें खींच रहा है एक दूसरी साइड में, तो हमें उसको क्या होगा, ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा खींचने के लिए। सेम प्रोसेस है अगर यहाँ पे है, अगर मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज पैक है, वेरी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत ही स्ट्रांग है, तो उस कंडीशन में यहाँ का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होगा। लेकिन जहां ये चूंकि शॉर्ट रेंज है, तो जहां ये कम है, मॉलिक्यूल जो है कम है एक दूसरे से, तो वहां पे दूरी थोड़ी सी गैपिंग कंपेयर टू अरेंजमेंट ऑर्डर में, रेगुलर ऑर्डर में यहाँ पे थोड़ा कम होगा। तो इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, हो सकता है कम हो जाए, या अरेंजमेंट इनका ठीक नहीं है तो हो सकता है एक दूसरे से ज्यादा, मतलब कि कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल भर गए हो, ठूस गए हो एकदम एक तरह से, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पास में और क्लोजली पैक हो जाएंगे, तो वहां पे मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है हमारा ज्यादा हो जाए। तो यानी कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसी रेंज में मिलता है, हमें फिक्स नहीं मिलता। ठीक है, तो इनका जो गलनांक होता है निश्चित न होकर एक गलनांक एक ऑर्डर में होता है, एक क्रम में मतलब कि हिंदी में क्या बोलेंगे, एक रेंज में होता है। ठीक है, अब तो ये हो गया क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखिए, अब हमें यहाँ जनरली बेसिक रूप से आपके सिलेबस में हमें पढ़ना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, हमें अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है। ये बस डिफरेंशिएट करने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया
व्हाट इज क्रिस्टलाइन एंड व्हाट इज अमॉर्फस सॉलिड। अब हम यहाँ पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। हमारे सिलेबस में हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी मैंने बता दिया है कि अभिकरण की व्यवस्था क्या है, जीवित होती है, दीर्घ रासायनिक व्यवस्था, लघु रासायनिक व्यवस्था, ये विषम रैखिक होते हैं, समरैखिक होते हैं, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक निश्चित होकर एक डिफरेंस आर्डर में होता है। क्लियर है। अब जब बात क्रिस्टलिक ठोस की आती है, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, अब हम यहां पे इसको कैटेगराइज करेंगे। अब फिर मेरा वही क्वेश्चन कि कैटेगराइज करने की क्या जरूरत पड़ी। क्रिस्टलीय ठोस था पढ़ना था, हमने पढ़ लिया क्रिस्टलीय ठोस, लेकिन अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे। क्यों, क्या कारण है कैटेगराइज करने का? तो फिर आंसर यही रहेगा कि जो हमारे ये मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं, जो इनका रिअरेंजमेंट आर्डर है, इसमें भी हमें कुछ मिला देखने को। क्या मिला, जो मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पहला कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ये किस टाइप के हैं। किस टाइप से मतलब कैटायन, एनायन या कोई मॉलिक्यूल हो, जैसे कि कोई या तो अणु होगा, ठीक है, या फिर धनायन होगा या फिर ऋणायन होगा। क्लियर है। तो पहला तो ये मॉलिक्यूल का टाइप्स जो हमें मजबूर किया क्रिस्टल ठोस को वर्गीकृत करने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए कि इनको कैटेगराइज करना ही पड़ेगा। ठीक है। दूसरी चीज कि इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस टाइप का है। मतलब कि अब तक हमने पढ़ा कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये मॉलिक्यूल होते हैं, ये सॉलिड विशेष हमारा बन गया। लेकिन अब ये जो मॉलिक्यूल है वो किस टाइप के हैं, तो इसके लिए अब फिर क्या करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम कैटेगराइज करेंगे। फिर इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, तो उसके बेसिस पे हमने क्या किया, ये कैटेगराइज किया। तो अब हम आते हैं कैटेगराइज में। सबसे पहले आते हैं तो अगर इनके बीच की बॉन्डिंग कहिए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहिए, कोवैलेंट बॉन्ड हो, क्या हो, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो, इनके बीच का जो बंधन है या आकर्षण का बल है वो सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे हुए हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो एक तरह से हम इन्हें क्या कहेंगे, सहसंयोजक। ठीक है। अर्थात वे ठोस जिनके अणु आपस में सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। ठीक है। अब ये जो सहसंयोजक ठोस होते हैं ये बहुत ही प्रबल होते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इनका चूंकि बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे से डायरेक्शनल होता है, एक दूसरे की तरफ होता है, तो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शनल होते ही हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, जो सहसंयोजक ठोस हैं वो प्रबल दिशात्मक भी हो जाएंगे। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा जो है हमारा है आयनिक, आयंस के कारण होगा। अब इसके डेफिनेशन में हम लिखेंगे कि वे ठोस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब अवयवी कण धनायन तथा ऋणायन मतलब कि आयंस होते हैं, वे ठोस जिनके अवयवी कण आयन होते हैं अर्थात धनायन या ऋणायन, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस बोलेंगे। ये कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा, कूलाम्ब लॉ फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि एक जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के आसपास होते हैं तो वो एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको सबने पढ़ाया होगा कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा, कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। तो वहां से हमारा आयनिक फोर्स बनता है। तो यानी कि एक तरह से कह रहे हैं कि दो सॉलिड्स या वे ठोस जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
क्या होते हैं, आयंस होते हैं और एक दूसरे में कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, आयनिक ठोस बोलेंगे। आयनिक ठोस में जैसे कोई भी आयंस वाले ठोस ले लीजिए आप, अगर NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, ये सहसंयोजक ठोस के लिए आप हीरा ही ले लीजिए, कार्बन का है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे कैटेगरी के बारे में। तीसरा जो कैटेगरी है वो हमारा है अणु, मतलब कि एक मिनट, आणविक ठोस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आणविक ठोस। आणविक ठोस में क्या होगा कि जैसे अभी तक हमने यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा या बोर्ड पे फिगर बनाई, इसमें हमने क्या किया, सभी मॉलिक्यूल्स को लगभग देखने में ऐसा लग रहा होगा कि लगभग क्या है, सभी जो अणु है या परमाणु है क्या है, एक बराबर आकार में। लेकिन हर जगह तो पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं हो सकती है ना, मे भी एक बड़ा हो एक छोटा हो, एक बड़ा हो फिर छोटा हो या बड़ा हो। इस कंडीशन में अब क्या होगा, हमारा ये जो अणु है, आणविक ठोस को क्या होगा कि जब वे ठोस जिनके अवयवीकरण अणु होते हैं या परमाणु होते हैं और वो अंतराणविक बलों के द्वारा, अंतराणविक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बंधे होते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, आणविक ठोस कहेंगे। डिफिनीशन तो ये हो जाएगा इसका। अब देखिए क्या होगा कि अगर क्या हुआ कि एक कण छोटा है एक कण बड़ा है, ठीक है, इस केस में होगा क्या कि आपने पढ़ा होगा कि जो अगर छोटा ये प्लस वाला है या माइनस वाला है, या ये माइनस है ये छोटा है, तो इनमें ध्रुवण पैदा होगा, क्या होगा, पोलैरिटी पैदा होगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में यहाँ पे या तो पार्शियल प्लस या पार्शियल माइनस जनरेट होगा, तो हमें यहाँ उससे में करना होंगे, हम यहाँ आणविक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे अब ये क्या हो जाएंगे, अणु जो है ध्रुवीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय। जैसे विद्युत ऋणात्मकता आपने पढ़ी होगी, विद्युत ऋणात्मकता के कारण क्या हो जाएगा, ये पोलरिटी जनरेट हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय हो जाएंगे। तो इस ठोस को भी हमने कैटेगराइज, ठोस के इस आणविक ठोस को हमने कैटेगराइज कर दिया, क्या कहा, अध्रुवीय और ध्रुवीय। तीसरा केस एक और है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को। अब देखिए, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, बराबर है, दोनों अणु या परमाणु बराबर हैं, तो ये पोलरिटी इनके बीच में जनरेट नहीं होगी, ध्रुवण का ये गुण जो होगा इनके बीच में उपस्थित नहीं होगा या जनरेट नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस, नॉन पोलर, ठीक है। किंतु अगर इनके साइज में डिफरेंस है, मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर भी क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी, तो उस कंडीशन में ये पोलरिटी जनरेट करेंगे और पोलरिटी जनरेट होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, ध्रुवीय हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है, तीसरा जैसे आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जब आप लोगों को परमाणु संरचना के बाद बॉन्डिंग पढ़ाई गई होगी तो हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ाया गया होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है कि जब हाइड्रोजन जो होता है किसी भी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व, अब आप कहेंगे प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन से हैं, तो जनरली ये कहा जाता है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये तीन तत्व ऐसे होते हैं हमारे कि अगर इनसे हाइड्रोजन कभी भी जुड़ा हो कहीं भी, तो वो हमेशा क्या शो करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और या ये कहें कि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट करता है जो दूसरे हाइड्रोजन से जाके बॉन्ड बनाता है, दूसरे सेम हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, या अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है या फ्लोरीन से जुड़ा है, जनरली ये तीन एलिमेंट। जैसे H2O में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो अब मैं आप लोगों को बता दूं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट कैसे होता है, क्यों होता है।
होता क्या है कि ये जो होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, इनकी विद्युत ऋणात्मक क्षमता जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज्यादा होता है। अब हाइड्रोजन की साइज छोटी होती है प्लस, और इनके पास विद्युत ऋणात्मकता की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होने के कारण ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन का, उसको ये अपने पास क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं या खींच लेते हैं। तो उस कंडीशन में इसके पास क्या होगा, पार्शियली प्लस जनरेट हो जाएगा। क्या होगा, पार्शियली प्लस जनरेट होगा, और नाइट्रोजन के ऊपर जो है एक तरह से पार्शियली माइनस जनरेट हो जाएगा। या अगर ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि उनकी विद्युत ऋणात्मक क्षमताओं में बहुत ज्यादा गैप हो रहा है इसके और इसके। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर जैसे हमारा जल का एक मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे रिप्रेजेंट होते हैं। तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये क्या करते हैं, यहाँ पे जो इसकी विद्युत ऋणात्मक क्षमता ज्यादा होती है, ये इसको अपनी तरफ खींचते हैं। तो यहाँ पे पार्शियल प्लस जनरेट हो जाता है, यहाँ पे माइनस। अब उसके बाद अगर कहीं दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, अगर हम यहाँ पे सब कुछ करते हैं ऐसे हो, तो इस कंडीशन में इनके बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और ये वीक बॉन्ड बन जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। ठीक, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण हमारे पास क्या होगा, ये भी चूंकि मॉलिक्यूल है और बॉन्डिंग हो रही है और इसके चलते ठोस एक स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, वेल मैनर्ड हो रहा है, वेल पैटर्न हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध जनित आणविक ठोस। ठीक है, या हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन आवंधित आणविक ठोस। क्लियर है। अब एक तरह से अब मैं एग्जांपल के लिए बताता हूं, अगर अध्रुविक आणविक ठोस है तो लो टेम्परेचर पे हमारा I2 हो गया, H2 हो गया, इसको भी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो जनरली आप ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिएगा कि हम अध्रुविक आणविक ठोस के एग्जांपल के लिए या इनको समझने के लिए हम ऐसे यौगिक या ऐसे कोई भी पदार्थ को लेंगे जिनके मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होंगे, लगभग सेम के बराबर होंगे। ठीक, ध्रुवीय पोलर के लिए जिनके बीच में डिफरेंस ज्यादा हो, हाइड्रोजन आवंधित H2O ले ली, जो भी है नाइट्रोजन है ऑक्सीजन से रिलेटेड है वो ले ली। अब इसके बाद ठोस की संरचना के बाद सहसंयोजक हो गए, आणविक हो गए, एक लास्ट होता है हमारा चौथा, वो कौन सा होगा, धात्विक ठोस होगा। क्या होगा, धात्विक ठोस। अब धात्विक ठोस जैसा कि नाम से स्पष्ट धातु से होगा, तो जैसे आयरन होगा, कॉपर होगा, ये धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में जनरली होता क्या है कि लगभग हमारे पीरियोडिक टेबल में 80 से ज्यादा ऐसे तत्व मिलेंगे जो सॉलिड स्टेट में होंगे, कठोर होंगे। तो इस धातु के रूप में मैक्सिमम मिलेंगे। तो धातु में क्या होता है कि जो इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो कम एनर्जी, लो एनर्जी पे ये क्या करते हैं, आउटर में स्टोर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनका जो क्लाउड होता है, बादल होता है, इनके सरफेस पे आके मूव करने लगता है। उस सरफेस पे मूव करने के कारण ये एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बांध के रखते हैं और ये सॉलिड स्टेट में मिलते हैं हमें। बस एक, अब यहां से 1 2 3 4 ये 4 कैटेगराइज हमने कर दिया। ठीक है, ये आपके क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के बारे में है कि क्रिस्टलीय ठोस को हम कैटेगराइज कैसे करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे अब हम क्रिस्टल ठोस के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे अभी ये मेरे हाथ में तो चाक है और मार्बल जो होता है संगमरमर, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। लेकिन क्या स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, जो संगमरमर है वो बहुत मजबूत होता है, ये उसकी अपेक्षा बहुत ही क्षणभंगुर है, टूट जाएगा। ठीक है, उसके कंपेयर। अब उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्यों टूट जा रहा है, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका अरेंजमेंट जो है वेल मैनर्ड नहीं है, इनके मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ही वीक है।
और जो मार्बल्स हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है, लेकिन उनके जो मॉलिक्यूल्स वेल अरेंज्ड हैं और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो क्या है वो ज्यादा है। तो अब आते हैं हम मॉलिक्यूल्स की जो मैं बात कर रहा हूं कि जो अरेंजमेंट है। तो जैसे अगर हम 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मतलब कि एक आयामी, 2 आयामी, 3 आयामी की बात करें तो जनरली इस ठोस स्टेट को समझने के लिए आपको मैक्सिमम 3 डायमेंशन में सोचना होगा। चीजों को आप और अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप जितना बढ़िया 3 डायमेंशन में सोच सकते हैं। तो अगर हम ये मान लें कि जो मॉलिक्यूल है वो अगर 1 डायमेंशन के लिए लेना है, एक रेखा में, इनकी व्यवस्था क्या है, एक रेखीय है। और अगर इन एक मॉलिक्यूल को हम एक पॉइंट से डिनोट करें, क्या करें, एक पॉइंट से, मतलब एक यहाँ पे ऐसे पॉइंट से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, एक मॉलिक्यूल। ये मत समझिएगा कि इनके बीच की गैपिंग ज्यादा है, ये समझिएगा कि ये जो इनका घेरा था उसको मैंने क्या किया है, बाहर का जो इसको हमने हटा दिया, बस सेंटर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अगर ये सिंगल यूनिट डायरेक्शन में तो एक बीमी हो गए, और अगर ये 2 डायमेंशन द्विविमी, उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ भी हो और ब्रेथ भी हो, इस तरह से इनकी पैकिंग है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 डायमेंशनल होगा। फिर अगर हम 3 डायमेंशन की बात करें, जैसे अब इसमें हम क्या करें, इसमें मॉलिक्यूल्स को भरते चले जाएं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 3 डायमेंशन होगा। तो हम बेसिकली यहाँ पे जो पढ़ेंगे 3 डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मेरा ये बताने का तात्पर्य ये था कि अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में, ठीक है। ये भी मैंने आप लोगों को पिछली कक्षा में बताया था, लेकिन मैं समझा रहा हूं क्रिस्टल जालक। तो किसी भी ठोस पदार्थ के अवयवी कणों की वह संरचना जिसको बार बार दोहराने पे हमें वो ठोस पदार्थ प्राप्त हो रहा है या न्यूनतम व्यवस्था प्राप्त होती है, वही उसका क्या कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है, चाहे 1 डायमेंशन में, चाहे 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में। तो क्रिस्टल जालक के लिए मैंने बता दिया था कि वह क्रिस्टल जालक के लिए मैंने कहा था अवयवी कणों की व्यवस्था, जिसका अवयवी कणों की वह व्यवस्था या समूह जिनको क्रिस्टल में वितरित कर दिया जाए पूरा, तो हमारा क्रिस्टल प्राप्त होता है। अर्थात कि वह क्रिस्टल के अवयवी कणों का समूह जो पूरे क्रिस्टल में समान रूप से वितरित होता है, वो क्या कहलाएगा, हमारा क्रिस्टल जालक कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्रिस्टल जालक है, फिर दोबारा रिपीट करते करते हमें क्या मिल रहा है, क्रिस्टल मिल रहा है, चाहे 1 डायमेंशन हो चाहे 2 डायमेंशन, ठीक। अब ये क्रिस्टल जालक के बाद हमारा आता है कि यूनिट सेल, क्रिस्टल इकाई। अब क्रिस्टल इकाई क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिस्टल लैटिस कहेंगे या इसको क्रिस्टल लैटिस बोलेंगे हम यूनिट सेल के बारे में, कि ये वह किसी ठोस की वह छोटी से छोटी संरचना जिसकी पुनरावृत्ति करने पे हमें क्रिस्टल जालक या ठोस पदार्थ प्राप्त हो या वो पदार्थ अरेंजमेंट नियमित समूह प्राप्त होता है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, यूनिट सेल कहलाएगा, ठीक है। क्रिस्टल इकाई, ठीक है। अब देखिए क्रिस्टल जालक में एक साइंटिस्ट थे ब्रेवे ने 3 डायमेंशन के लिए जो इनका स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, इसके अरेंजमेंट के हिसाब से उन्होंने ये कहा था कि जो क्रिस्टल जालक होंगे वो कितने प्रकार के होंगे, 7 प्रकार के होंगे। किस हिसाब से उन्होंने बताया ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा, इस चीज को आपको ध्यान से एक बार नीचे भी, क्योंकि यहाँ पे इस बोर्ड पे 3 डायमेंशन हमारे पास कलर नहीं है इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए, आपके बुक में एक बढ़िया तरीके से मैं दिखा दूं आप लोगों को कि वेल मैनर्ड तरीके से बुक में दिया होगा आपके। एनसीईआरटी के बुक में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ऊपर 4 है नीचे 3 है, ये 7 प्रकार के हैं।
ठीक है। घनीय व्यवस्था है, द्विसम लंबाक्ष है, विषम लंबाक्ष है, षटकोणीय है, त्रिसम नताक्ष है, एक नताक्ष है, त्रिनताक्ष है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। तो क्रिस्टल जालक को 7 भागों में उन्होंने पहले बांट दिया था 1930 में। तो उनके बांटने का जो प्रोसेस था, थीसिस, उनकी एक परिकल्पना क्या थी उससे रिलेटेड, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ। बाकी आप उस चीज को बुक में देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे अगर सपोज करिए ये एक हमारा क्यूब है घन, ठीक है। तो अगर हम ये माने कि जो इसमें अभी हमने बताया था कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, तो 3 डायमेंशन में जो हमारे मॉलिक्यूल है जो अरेंजमेंट है उनका, अगर हम ये माने कि एक क्यूब में सबसे जो छोटी इकाई है वो क्या है, क्यूब है, उससे मिलकर हमारा वो ठोस बना था। और इस क्यूब में मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट, अगर मान लीजिए हम कोनों पे माना कि ऐसे था, ये मैं बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये इसके बीच की दूरी है, उस मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, वरना पूरा कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा सॉलिड का। क्योंकि हमने कहा है, शुरू में ही कहा कि क्लोजली पैक होते हैं, उनके बीच में गैपिंग होना ही नहीं चाहिए। तो उसका अब ये मैंने रिप्रेजेंट किया कि इसका मतलब क्या है कि ये सॉलिड का जो बड़ा सा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब बोर्ड पे हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करने में कठिनाई होगी, इसलिए मैंने छोटा छोटा रिप्रेजेंट किया कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो भी है ये क्लोज मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े हैं, 4 गोले हैं जो एक दूसरे में क्लोज पैक है, ठीक है। तो इनके रीअरेंजमेंट में अब ये देखिए, अगर हम ये मानते हैं कि 3 डायमेंशन है, तो 3 डायमेंशन में आपको मैथ में पढ़ाया गया होगा एक्स वाई जेड एक्सिस बनेगा। तो इस एक्स वाई जेड एक्सिस के बीच के एंगल को अगर हम अल्फा, बीटा और गामा से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो अगर क्या एक कंडीशन हमारे पास आएगा, फिर ये जो है इसका साइड, अगर ए बी सी अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये ए है, बी है, सी है, तो हमारे पास केस जनरेट होंगे कि एक कंडीशन में ए बी सी तीनों बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हो इसकी, तो क्यूब हो जाएगा। ये सारे 90 डिग्री हो तो ये क्यूब होगा। अगर 90 डिग्री नहीं होते हैं, कुछ डिफरेंट होते हैं या साइड्स डिफरेंट होते हैं, तो उस आधार पे इन्होंने कैटेगराइज किया था कि ये घनीय व्यवस्था है या द्विसम लंबाक्ष है या विषम लंबाक्ष है, एक नताक्ष है, त्रिनताक्ष है। इस तरह से उन्होंने इसको कैटेगराइज किया, ठीक है। तो ये क्रिस्टल जालक के प्रकार जो है 7 प्रकार के, उस चीज को आपको ध्यान से देखिएगा, बुक में रिप्रेजेंट कराया गया, सब में कैटेगराइज कराया गया कि ए बी सी बराबर है या नहीं है, अल्फा बीटा गामा बराबर है या नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है एकक कोष्ठिका इकाई सेल के बारे में। कोष्ठिका मान क्रिस्टल इकाई कहिए या एकक कोष्ठिका कहिए, इसको डिफरेंट। तो हम एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे। तो वह छोटी से छोटी किसी भी ठोस की संपूर्ण क्रिस्टल संरचना की छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करके हमें क्रिस्टल प्राप्त होता है, क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, हम क्या कहेंगे उसे, क्रिस्टल इकाई। ध्यान दीजिएगा, पेपर में अक्सर पूछता है कि डिफाइन करिए यूनिट सेल को, एकक कोष्ठिका को परिभाषित करिए। तो हम यही लिखेंगे कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में वह छोटी से छोटी अवयवी कणों की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करने पे हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है या क्रिस्टल की पूरा क्रिस्टल ही प्राप्त होता है, हम उसे क्या कहेंगे, एकक कोष्ठिका कहेंगे, ठीक है। अब इसी एकक कोष्ठिका को हम रिप्रेजेंट करेंगे, एकक कोष्ठिका को जैसा हमने अभी बताया ये 7 प्रकार के होते हैं। तो उसी तरह से जब हम एकक कोष्ठिका के बारे में पढ़ेंगे, अब एकक कोष्ठिका को हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 डायमेंशन जनरली। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको और ध्यान देने की जरूरत है। अगर मैं यहाँ पे 3 डायमेंशन में ये फिगर बना रहा हूं तो इसको ध्यान से देखिएगा। हमने बता दिया कि वह छोटी से किसी भी क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति करने पे हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त हो रहा है या क्रिस्टल प्राप्त हो रहा है, वो हमारा क्या कराएगा, एकक कोष्ठिका, यूनिट से, यानी कि सबसे छोटी स्ट्रक्चर की सबसे छोटी यूनिट है। अब उस कंडीशन में चूंकि ये हमारा 3 डायमेंशन है, तो अगर हम ये मानते हैं कि हमारे जो मॉलिक्यूल है इसी पे है, ये स्ट्रक्चर ऐसा ही है, तो हम मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट
हिसाब से इसको हम दो भागों में कैटेगराइज करेंगे मॉलिक्यूल के उपस्थित होने के हिसाब से। तो पहला क्या होगा कि एक होगा सरल या आद्य। पहला होगा सरल। सरल मतलब कि वह एकक कोशिका जिसके अवयवी कण उसके कोर पर क्या है, कोने पर उपस्थित है। उसको हम क्या बोलेंगे, अगर यहां पे कोने पर उपस्थित है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सरल या आद्य एकक कोशिका। ठीक है। दूसरा हम बोलेंगे केंद्रित एकक कोशिका। ध्यान दीजिएगा, हमें इसीलिए इसको कैटेगराइज करने की जरूरत पड़ रही है, केंद्रीय एकक कोशिका। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट सेल में ये एकक कोशिका के समय जो उसके अणुओं की स्थिति है, या तो ऐसा हो सकता है कि इसकी सभी कोनों पर उपस्थित हो, या फिर कोनों के बाद कहीं बीच में सेंटर्ड भी हो, मतलब कि केंद्रित भी हो। तो उस कंडीशन में हमें दो संरचनाएं मिलेगी, इस सरल या केंद्रित। और ये हम अपने तरफ से नहीं कह रहे हैं, ये जो हमारे क्रिस्टल मिलते हैं उसके हिसाब से बनाया गया है। ये ब्रेवे ने 7 प्रकार का दिया, तो ये अपने तरह से नहीं बताया उसने, ये देखा, उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने अवलोकन किया, उस चीज को ऑब्जर्व किया, निरीक्षण किया कि जितने भी हमारे पास लगभग क्रिस्टल जो ज्ञात थे उस समय तक के, उसमें उन्होंने देखा कि 7 प्रकार के बन रहे हैं, 7 टाइप्स के। उसी तरह से ये सरल या आद्य है और केंद्रित कोशिका है, एकक कोशिका। अब सरल में तो हमने बता दिया कि 4 कोने पे होंगे। अब केंद्रित कोशिका में भी हमें मिल जाएगा पहला एक जो होगा अंतर केंद्रित होगा। क्या होगा? अंतर केंद्रित। मतलब कि जैसे अब मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये रहा, सपोज करिए हमारा चाक का डब्बा है, ठीक है। अगर मैं इसको लेके रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, ये क्यूब तो नहीं है, कीबोर्ड है, ठीक है, लेकिन मैं बता दूं कि ऐसा भी अगर हमारा यूनिट सेल उपस्थित होता है तो एक केस ऐसा बनता है कि इसकी चारों ये सभी कोर्स जो है, इसके कोने जो है, उस पे हमारा मॉलिक्यूल इकट्ठा हो, तो हमारा ये क्या हो गया, सरल हो गया, सरल या आद्य। अगर इसके जो ये फेस है, फलक आप समझते होंगे, बताया गया होगा मैथ में, तो अगर ये इसके जो फेस है यहाँ पे भी इकट्ठा हो, ये ठीक है, यहाँ पे। अब ये चूंकि 2 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशन का फिगर इसमें रिप्रेजेंट नहीं होगा, आप लोगों को समझने में कठिनाई होगी। मैं ये डब्बे के सहायता से बता रहा हूं कि अगर यहाँ पे एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे, इस तरह से हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, फलक केंद्रित एकक कोशिका हो जाएगा। क्या होगा? फलक केंद्रित एकक कोशिका। अब दूसरा, अगर हम इसके बीच में, चारों कोनों पे तो है हमारे, अगर इसके बीच में ये हमारा मॉलिक्यूल इकट्ठा हो, यहाँ पे जैसे ये हटा दिया हमने, फलक पे तो दिया है, इसके बीच में एक दे दिया, बीच में मॉलिक्यूल दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा बॉडी सेंटर काय केंद्रित एकक कोशिका। ठीक। दूसरा है अंत एकक कोशिका। अंत एकक कोशिका में क्या होगा कि हमने ये चारों कोनों पे तो है, लेकिन एक ऊपर है, एक नीचे है, ना इधर है, ना इधर, या ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। क्लियर है? तो इस तरह से इसको 3 भागों में कर दिया गया केंद्रित एकक कोशिका। पहला क्या बनाया गया, फलक केंद्रित, ठीक है। दूसरा काय केंद्रित, इसको हम बोलेंगे फेस सेंटर, फेस सेंटर। इसको बोलेंगे हम काय केंद्रित को बॉडी सेंटर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतर, मतलब कि ऊपर और नीचे दोनों पे हमने लगा लिया, ये 4 पे लगा, ऊपर नीचे लगा लिया, तो एक तरह से इसको बोलेंगे तीसरे को अंत केंद्रित या बेस सेंटर। ध्यान दीजिएगा इन चीजों को, ठीक है, बेस सेंटर। क्लियर है? तो इस तरह से आपने बताया आपको क्रिस्टल जालक होता क्या है, यूनिट सेल होती क्या है, एकक कोशिका क्या होती है और उनका अरेंजमेंट। ब्रेवे ने बताया था कि क्रिस्टल जालक की संरचना 7 प्रकार की होती है। फिर बाद में ये होगा कि जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल की अरेंजमेंट,
मतलब मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की व्यवस्था, अगर हम एक क्यूब लेते हैं तो उसके हिसाब से मैंने क्यूब लेके रिप्रेजेंट किया है। हो सकता है एक वर्ड हो, या जो अभी आपको मैंने बताया कि एक नताक्ष, विषम लंबाक्ष, द्विसम लंबाक्ष, इस तरह से। तो अब ये जो अरेंजमेंट है इसके हिसाब से यूनिट सेल की जो अरेंजमेंट व्यवस्था होती है इस सात के हिसाब से और इनके तीनों के जो व्यवस्थित क्रम के यूनिट सेल के व्यवस्थित क्रम होने के हिसाब से हमारे पास टोटल 14 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, रीअरेंजमेंट आर्डर होते हैं, जो आपके बुक में, एनसीईआरटी के बुक में यहां पे ये समझाया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को कि अगर घनीय व्यवस्था है तो इसके अरेंजमेंट आर्डर 3 प्रकार के होंगे। एक होगा सरल वाला, एक होगा अंतः केंद्रित, बॉडी से ये आपका हो जाएगा बेस सेंटर्ड। ठीक है, एक फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड। दूसरा है अगर द्विसम लंबाक्ष जालक हो तो उसमें 2 प्रकार के बनेंगे अरेंजमेंट। 4 विषम लंबाक्ष में 4 बनेंगे, एक नताक्ष में आपके 1 बनेंगे, अंतः केंद्रित 1, और ये बाकी षटकोणीय व्यवस्था के लिए त्रिसम नताक्ष और ये चीजें बनेंगी। तो ये टोटल रीअरेंजमेंट जो होता है ये 14 प्रकार का बनेगा। ठीक है, तो 14 प्रकार के ब्रेवे जालक की एकक कोष्टिकाएं हैं ये। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। ब्रेवे जालक के बाद क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज पैकिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। आपकी किताब में निविड़ संकुलन के नाम पे होगा। तो मैं बता दे रहा हूं इसको, अगले पार्ट में, वीडियो के अगले पार्ट में मैं इसको और ब्रीफ डिस्कशन करूंगा इसका, क्लोज पैकिंग का। तो जनरली आप लोग अगर बुक होगा तो एक बार ध्यान दीजिएगा, निविड़ क्लोज पैकिंग, निविड़ संकुलन, संकुलन। इसमें कहना क्या है कि इस टॉपिक में जैसे अब ये जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अरेंजमेंट लीनियर होगा, एक रेखा में होगा, या वर्गाकार में, या फिर हमारा 3 डायमेंशन में होगा। तो संकुलन मतलब पैकिंग, पैकिंग की व्यवस्था क्या है, कितने क्लोज हैं ये पढ़ा जाएगा। तो अगर रेखा में है तो उस रेखा में कितने ज्यादा क्लोज है, एक जालक है या एक लैटिस है, एक कोष्टिका है, तो एक कोष्टिका में कितने मॉलिक्यूल है जो एक रेखा में है, तो उनकी पैकिंग क्या है, उसमें कितना वॉल्यूम मॉलिक्यूल घेर रहा है, स्थान घेर रहा है, और कितना उसमें खाली बच जा रहा है। तो उसके लिए हम संकुलन क्षमता या संकुलन बोलेंगे उसको, संकुलन क्या बोलते हैं, पैकिंग इफिशियंसी। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि अगर कोई मान लीजिए 3 डायमेंशन में है या 2 डायमेंशन में, जैसे यहाँ पे हम ध्यान देते हैं अगर ये 2 डायमेंशन का है तो अगर यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल हमारी जो है यूनिट सेल बनाते हैं, तो इस कंडीशन में इनके बीच का जो स्थान है, ये अगर ऐसे आप सिंपल ध्यान दीजिए, अगर गोले से भरेंगे यहाँ पे तो इनके बीच में यह स्थान खाली बचेगा। तो अगर हम 4 गोलों का टोटल इनके द्वारा जो है अगर आयतन लेते हैं, इनका आयतन 4 गोलों का लेते हैं और एक मॉलिक्यूल का आयतन लेते हैं, तो उसमें कुछ कमी आएगी कि एक जो यूनिट सेल, एक कोष्टिका का जो आयतन है वो इन चारों गोलों के आयतन के बराबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बीच में गैपिंग मिलेगी। तो उस गैपिंग के कारण इसकी जो पूरे गोले आयतन के द्वारा, अणुओं के द्वारा संतुलित आयतन जो होगा वो एक कोष्टिका के आयतन से कम होगा, और उसके बीच का रेशियो निकालेंगे, परसेंटेज हम निकालेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पैकिंग इफिशियंसी कहलाएगा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग, जैसा कि कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर होमवर्क नहीं मिला, होमवर्क नहीं मिला, तो मैं बता दूं कि 11-12 में केमिस्ट्री में आपका सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क जो होता है, क्योंकि केमिस्ट्री आपको पता है टिकी हुई है किस पे, एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो है वो सब एलिमेंट पे टिके हैं, सभी एलिमेंट। तो ये मेरा आप लोगों से सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट होमवर्क रहेगा कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये आपसे अपेक्षा, ये आपसे एक तरह से अपेक्षा की जाती है कि पीरियोडिक टेबल को आप लोग लर्न कर लेंगे, टोटल पीरियोडिक टेबल
लिखने से लगाए एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, एलिमेंट का जो डिनोट करने का संकेत, उसका रूप, सब आप लोग याद करेंगे। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है। अगर आपको ये चीज इतनी याद है, पीरियोडिक टेबल याद है, एलिमेंट याद है, जैसे अगर आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से अगर आपको ऐसे जुबानी याद है, और ये है कि सर मैंने पूछा हाइड्रोजन तो सर 1, नाइट्रोजन सर 7, एटॉमिक नंबर आपको अगर ऐसे याद रहा तो फिर केमिस्ट्री आपके मुट्ठी में होगी, केमिस्ट्री को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बाकी चीजें जो सारी थियरी है और थीसिस है, लोगों की परिकल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, तो वो चीज आप भी इमेजिन कर सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन ये पहले आपको याद करना होगा, आप जब जानेंगे तब। क्लियर है? तो ये आपका सबसे बड़ा होमवर्क है 11th और 12th सभी बच्चों के लिए। ठीक।